साथियों, आज समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारियों का सम्मेलन रहा है और आज सभी मजदूर सभा के लोगों ने संकल्प लिया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जो जुर्म और जातियां सरकार के द्वारा मजदूरों पर हो रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 2027 में संकल्पित सभी मजदूर के पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं। और साथ ही आज एक अहम मुद्दा बुंदेलखंड के झांसी जिले का है, जहां पर प्राधिकरण के माध्यम से 25,000 से अधिक किसानों की जमीनें हड़पी जा रही हैं, उनकी कोई कीमतें नहीं दी जा रही हैं। वह भी एक बड़ा अहम मुद्दा बुंदेलखंड का है। अब इसके बाद पूर्व सांसद श्री अरविंद सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप हमें पूरे प्रदेश की नहीं पूरे देश में संविधान को जो खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, उसे सभी हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथी संकल्पित हैं। संकल्प पत्र पढ़ने के लिए आप हमें, जो पीडीए का संकल्प पत्र है, पूर्व सांसद श्री अरविंद सिंह हमें और हमारे सभी साथियों को संकल्प पत्र पढ़ाएं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पत्रकार बंधुओं और सम्मानित साथियों, जो भी साथी सभागार में उपस्थित हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं और पीडीए के संकल्प को आपके सम्मुख मैं बोलूंगा, उसके बाद आपको दोहराना भी है। जो मैं बोलूंगा वो आप सभी को दोहराना है। पीडीए का संकल्प, हम संकल्प लेते हैं कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए जातीय जनगणना करवाकर जनसंख्या के अनुपात में सबको उनका हक दिलवाने के लिए हर एक पीड़ित, उत्पीड़ित, शोषित, वंचित, दमित, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, असुरक्षित महिला व उपेक्षित युवा के रूप में पीड़ा के एक सूत्र में बंधे हुए संपूर्ण पीड़ित समाज को समान अवसर और सम्मान दिलवाने के लिए पीडीए समाज के बीच संपर्क, संवाद, सहायता के जरिए और अधिक सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करके स्वाभिमान और स्वमान की नई सामाजिक चेतना लाने के लिए सामाजिक न्याय के राज के संदेश दूत बनकर अपने अपने गांव, गली, मोहल्लों के हर घर तक जाएंगे और लोगों को जोड़कर हम समझाएंगे, हम सब मिलकर
सामाजिक न्याय का राज लाएंगे, अपना भविष्य खुद बनाएंगे। 2027 में माननीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। जन जन का कल्याण, जय जय संविधान। धन्यवाद। शांत रहे, अब शांत रहें। अब आपके सामने और मीडिया के सामने बुंदेलखंड की प्रमुख समस्या जो किसानों की जमीन हड़पी जा रही सरकार के द्वारा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता माननीय लाल बिहारी जी से वहाँ मिले थे, ये खुद मौके पे गए थे। आगे खड़े जाओ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय चाचा जी और मंच पर सभी बैठे हुए सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और बुंदेलखंड के झांसी जनपद से आए हुए किसान भाइयों तथा मजदूर सभा के सभी प्रदेश के और राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर 18 अप्रैल को एक प्रतिनिधि मंडल झांसी में किसानों की जमीन जो बीडा द्वारा औने पौने दाम पर जबरन किसानों से ली जा रही थी, उसके संदर्भ में प्रतिनिधि मंडल हमारे साथ गया था। हम लोगों ने किसानों को 2 जगहों पर, ग्राम कोटखेड़ा और राजापुर में जो तहसील बीना जनपद झांसी में पड़ता है, दोनों जगहों पर अलग अलग किसानों को इकट्ठा करा करके जिलाध्यक्ष के माध्यम से और किसानों से वार्ता की गई और वार्ता के दौरान किसानों ने अपनी समस्या को हम लोगों से बताया। जनपद झांसी में तहसील बबीना के अंतर्गत मिलिट्री छावनी का निर्माण 1960 से 1972 में कराया गया, जिसमें 52 गांवों को विस्थापित किया गया। वहां से 52 गांव के किसानों को उजाड़ करके दूसरी जगह जो है बसाया गया और उनको प्रत्येक किसानों को 5-5 एकड़ जमीन दी गई। लेकिन उस जमीन को आज तक अभिलेख में उनका नाम दर्ज नहीं किया गया और जब बीडा द्वारा उस जमीन को जो है फिर अधिग्रहण किया जा रहा है, तो जब किसानों का नाम ही उनके खतौनी में दर्ज नहीं है तो उन्हें मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसान बहुत पीड़ित और परेशान हैं। एक समस्या किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह है। दूसरी समस्या यह रही, किसानों ने जो बताया जो है कि 33 गांवों का जो सर्किल रेट है, वह सर्किल रेट जो है बढ़ाया नहीं गया 2013 से अब तक, जिससे जो मुआवजा मिल रहा है वह 9 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से मिल रहा है, जो बहुत न्यूनतम है। इसकी सर्किल रेट जो है बढ़ाने की जो है किसानों की मांग थी। तीसरी जो किसानों की मांग थी कि प्रशासन द्वारा लेखपाल कानगो तहसीलदार को लगाकर जबरदस्ती जो है जमीन को जो है रजिस्ट्री कराने की बात जो है प्रशासन द्वारा की जा रही थी जो है, तो इस पर जो है किसान बहुत परेशान था कि हम लोग स्वेच्छा से जो देना चाहता है जमीन, वह स्वेच्छा से दे सकता है। सरकार को यह अधिकार नहीं है और बीडा को यह अधिकार नहीं है कि बिना किसान की स्वेच्छा के वह जो है जमीन को जो है बैनामा करा सके। और चौथी जो समस्या बताई गई जो है किसानों द्वारा कि जो पुरानी आबादी, जब पहले किसान यहाँ पर आए तो वह छोटी छोटी आबादी में बसे, लेकिन उनको बसे हुए जो है काफी दिन हो गया,
उनकी आबादी बढ़ गई है और वह परिवार अलग हो जाने से काफी आबादी का विस्तार हो गया है और जो मुआवजा दिया जा रहा है पुरानी जो आबादी दर्ज है उतना ही जो है जमीन छोड़ी जा रही है, नई जो आबादी बसी है उसको भी उजाड़ा जा रहा है। तो और जो पांचवी समस्या थी किसानों की जो है कि जो रजिस्ट्री कराई जा रही है उस रजिस्ट्री में जो इनके पेड़ हैं, कुआं हैं, मकान हैं, बांध हैं, उनका कोई मूल्यांकन जो है नहीं किया जा रहा है, जिससे किसान जो है बहुत पीड़ित थे। और अगली समस्या किसानों ने ये बताई जो है कि जो सड़कें बनी हुई हैं गांव में आने जाने के लिए, उन सड़कों का जो है कागजात में सड़क नहीं है, इस नाते वो सड़क का मुआवजा के किनारे का मुआवजा उनको नहीं मिल पा रहा है, जिससे जो महत्वपूर्ण जमीनें हैं, जो महंगी जमीनें हैं सड़क के किनारे हो चुकी हैं, उनको जो है जनरल रेट पर जो है मुआवजा देने की बात सरकार कर रही है। इस तरह से जो है हम लोगों ने किसानों की हर समस्याओं को सुना और उस पर की रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को प्रतिनिधिमंडल द्वारा दी जा चुकी है और इस पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने जिलाधिकारी को बुला करके जो है तत्काल वार्ता किया था और जिलाधिकारी ने हमारी 100% बातों को सही स्वीकार किया और कहा कि नहीं, इस पर हम जो आप बता रहे हैं इस पर हम सही ढंग से काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिलाधिकारी ट्रांसफर हो गए, नया जिलाधिकारी आ गए। अब फिर से समस्या को कहने के लिए या तो आप प्रतिनिधिमंडल फिर से बना दें या चाहे जैसे चाहें फिर से जिलाधिकारी से बुला करके नए से जी और उनसे उस पर वार्ता हो जाए ताकि किसानों को जो है का उत्पीड़न न हो सके। धन्यवाद। प्रणाम सबको। कोई किसान बोलना चाहे तो बोल दे, एक बोल दो, कोई बोल दो। बोलिए सर। हम हाँ बोलो, तुम बोलो। मेरी उम्र वैसे 67 है। मैं मुलायम सिंह राजपूत हूँ। तो आपके इनके कामों से मैं प्रभावित हुआ हूँ, अध्यक्ष जी के काम से, क्योंकि आज तक हमारे गांव में कोई ने आपकी पार्टी में, देखो खुली बात कह रहा हूँ, अभी आया, अभी प्रसन्न हुआ इस अध्यक्ष जी से। ये एक बात भी है, जब हम इस पार्टी की बात कर रहे हैं तो ये बात सत्य है, इसमें बता दी। जब तक कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, तुम्हारा विधायक, आप इसको घर घर, मान लो आज सरकार नहीं है बाबूजी, सरकार से कोई अगर हम कोई पीड़ित व्यक्ति पहुंच जाता है और बाबूजी कहते हैं चलो हम चल रहे खाने, कोई मतलब नहीं, हम पड़ जाएं, लेकिन इतना रहता है कि आए तो। और दूसरी बात, ये सरकार ऐसी है कि अगर तुम वोट दे सब करो लेकिन ये नहीं सुनती है। इसलिए मैं थोड़ा प्रसन्न हो गया। मैं 60-40 साल से मैं भाजपा में रहा। मेरा यही कहना है कि आप मुखिया है राष्ट्रीय लेवल के, इन लोगों को के बाद मेन पुनर्वास वाली है बाबूजी के। मैं 60 साल से जब भगे हैं, 60 साल हो गए, मान लो हमारी एक पुरखा थे वो 5 एकड़ जमीन दी थी। अब 60 साल में हम 3 भाई थे उनके, तो 3-3 1.5 एकड़ बैठी। अब 3 भाई के 3 लड़का है। बता दो, अब वहां बैठने लायक हमको जमीन नहीं। ये बात सच है, जो हमारी बबीना ब्लॉक की जमीन है, बड़े परेशान लोग हैं यहाँ पर, नेता लोग ठग के जाते हैं। आपसे यही निवेदन है, आपके कार्यकर्ता, आपके जिला अध्यक्ष, आपके भाजपा बहुत खराब है। अगर घर घर जाएं या घर घर आप निर्देश दें, आप 27 में निश्चित सरकार बनेगी, ये मेरा वादा। चलिए धन्यवाद, बहुत धन्यवाद के साथ। धन्यवाद आपका ठीक है। अपनी बात कौन कहेगा? अपनी इन्होंने तो कह दिया, अच्छी बात कह दी। नहीं, आपका कहना मानेंगे, आप कहना मानेंगे। हाँ, इनका कहना मानेंगे। नहीं, सबसे प्रथम ठीक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और चाचा जी, हमारे पिता तो सभी बैठे हुए हैं। नाम याद रहेगा किसानों की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, जो आपने डेलीगेशन जारी करके उन किसानों का हौसला जारी किया। और सबसे मूलभूत समस्या जो बीड़ा की है, वो आज से 13 और 14 साल पुरानी सर्किट रेट के आधार पर, और जैसा कि रजिस्ट्रियां सीधी रजिस्ट्रियां कराई जा रही हैं अध्यक्ष जी, क्योंकि बैनामा मतलब सहमति लेकर के सीधा बैनामा कराया जा रहा है। समझ गया मैं। और
जो परिसंपत्तियां, सड़कें डरी हुई हैं वर्तमान में, लेकिन कागजों में दर्ज नहीं है, और परिसंपत्तियों का पैसा काटा जा रहा है। और अलीगढ़ की बात करते तो अलीगढ़ से ना सुन के जो अधिकारी लोग हैं वो धमकाने गांव में जो आते हैं, उनके डीएम साहब हो, एसडीएम साहब हो, उनकी पूरी टीम जो है लोगों को गुमराह करके कि साहब आपका पैसा कोर्ट में डाल दिया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, आपका पैसा नहीं मिलेगा, जो गुमराह करके लोगों को, और ये सारी चीजें बीड़ा के तहत लोगों को छला जा रहा है। धन्यवाद। ठीक था, ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा है मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी एक संदेश पढ़ेंगे अरविंद जी, उसके बाद आप सवाल पूछ लेना, चाहे हमसे चाहे चाचा जी से, ठीक है। मैं अपने पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साथ ही साथ मजदूर सभा के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं जो यहां पर मौजूद हैं, इनके सभी पदाधिकारी पूरे प्रदेश और जहां भी इनका संगठन है सभी पदाधिकारी आए हैं। इन सभी पदाधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि जिस तरीके से सरकार मजदूरों के अधिकारों को छीन रही है, मजदूर भाइयों को कोई सुविधा नहीं दे रही, न उन्हें कोई सिक्योरिटी दे रही, न कोई सेफ्टी दे रही, और जो भी कुछ उनकी समस्याएं हैं उनका भी समाधान नहीं कर रहे। जिस तरीके से किसान का एक्सप्लॉयटेशन है चरम सीमा पर, उससे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हमारे मजदूर भाइयों का हो रहा है, और अलग अलग स्थान पे अलग अलग तरीके से मजदूर भाइयों से काम भी ले रहे हैं, लेकिन जो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, जो उनके अधिकारों के तहत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो भी सरकार सुविधाएं नहीं दे रही है। अगर देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़नी है, बिना मजदूरों के स्वाभिमान को, सम्मान को बढ़ाए कैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। आज भी मैं पढ़ रहा था कि रिपोर्ट ये आई है कि चौथे नंबर पर अर्थव्यवस्था देश की बनने जा रही है। अगर हमारा मजदूर दुखी हो, मजदूर संकट में हो, किसान की आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, और उस समय हम ये दावा कर रहे हो कि दुनिया में हमारी अवस्था क्या पहुंचने जा रही, किस स्थान पे हमारी अर्थव्यवस्था पहुंचेगी, ये सवाल खड़ा करता है। इसलिए मैं मजदूर भाइयों की समस्याओं का जो आज इन्होंने एक पॉलिटिकल चार्ट बनाया है, पॉलिटिकल कैलेंडर बनाया है, उसके तहत हमारे मजदूर सभा के लोग काम करेंगे, और भविष्य में जो समाजवादी पार्टी की लड़ाई है उसमें मजदूर भाइयों का और खासकर समाजवादी मजदूर संगठन का बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है। इनका नाम भी बड़ा आसान है, SMS, समाजवादी मजदूर सभा। ये नाम ऐसा है जो याद नहीं करना है, सबने पहले ही रटा हुआ है, SMS। ये SMS हर मजदूर की समस्या का SMS हम लोगों तक पहुंचाएगा। ये हमारे SMS ताकत बनेगी, हमारी पार्टी के संगठन की मजबूती पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरे हमारे झांसी के किसान भाई आए, पहले भी आए थे, एक डेलीगेशन बना करके मैंने लीडर ऑपोजिशन जो अपर हाउस में उनके साथ भेजा था, संबंधित अधिकारियों से बैठक करके आए। जिला अधिकारी महोदय ने जो आश्वासन दिया है, स्वाभाविक ये बात स्वीकार की जाती है कि अगर जिलाधिकारी महोदय कोई बात को मान रहे हैं तो इसका मतलब सरकार भी उससे सहमत है। अगर उस समय के जिलाधिकारी महोदय जो भी रहे थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम समस्याएं जो किसानों की उनका समाधान करेंगे, तो दोबारा जाकर के हम लोग अपने लीडर ऑपोजिशन को कहेंगे कि दोबारा जाकर के एक बार किसानों के बीच और वहां पर संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर करके फिर आगे इस लड़ाई को हम बढ़ाएंगे। और अगर ये सरकार ने फैसला लिया है कुछ कैबिनेट्स में जो हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन हम किसानों के लिए, ये जो झांसी के किसान या उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह के किसानों को जो विकास के लिए, उद्योग के लिए, कारोबार के लिए जमीन छीनी जा रही है, समाजवादी पार्टी की मांग है कि उनको बाजार भाव मिलना चाहिए, बाजार की कीमत मिलनी चाहिए।
जो मार्केट प्राइस है वो मिलना चाहिए और दबाव बना करके किसी भी सहमति के कागज पर दस्तखत नहीं कराने चाहिए। हमारे किसान भाई कई बार नहीं समझ पाते हैं, उन्हें समझाया कुछ जाता है और कहा जाता है कि इस कागज पे दस्तखत कर दो, और जब एक बार दस्तखत हो जाते हैं तो उसके बाद उनके पास कोई अधिकार नहीं बचता है। जब लैंड एक्विजिशन एक्ट है और हम और आप सब ये मानते हैं कि हमें किसानों के साथ खड़े रहना है, किसानों को लाभ पहुंचाना है, तो सर्किल रेट बढ़ा करके जो 4 गुना मुआवजा है या मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनको मिलना चाहिए। और जिन किसानों के नाम पर जमीन दर्ज नहीं है, क्योंकि सरकार ने ही उन्हें जमीन दी है जब स्थापित हुए हैं तो, और अगर सरकार ने ही विस्थापित किया है, पहले भी उनकी जमीन ली जा चुकी है और फिर जमीन ली जा रही है। ये सच है कि जमीन की मारामारी है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लैंड एक्विजिशन एक्ट ला रही थी, ऐसा कानून ला रही थी कि हमारे किसानों की जमीन छीन जाए। आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जमीन छीन रहे हैं। जितनी जमीन है वो एक्सपेंड नहीं हो सकती है, जो जमीन है वो उतनी ही रहेगी। जैसा हमारे नेताजी के नाम के नामारासी राजपूत जी ने बताया कि परिवार को एक समय पर 5 एकड़ जमीन मिली थी। भाइयों के बंटवारा, उनके बेटों के बंटवारे के बाद जमीन उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। ये एक परिवार की कहानी नहीं है, पूरे देश के तमाम परिवारों की यही कहानी है। और इसलिए भी ये संकट का समय, क्योंकि जमीन एक्सपेंड नहीं हो सकती। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो विकास हो रहा है, उससे जमीन और कम होती जा रही है। आप लोगों को याद होगा, नेताजी हमेशा कहते थे कि जमीन सिकुड़ रही है, जितनी सड़कें बनेंगी, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर काम होगा, हमारी जमीनें उतनी कम हो जाएंगी। कभी किसी ने पुराना लखनऊ देखा होगा तो लखनऊ छोटा सा शहर रहा होगा, जहां से ये लोग चल करके आए बबीना। मैं समझता हूं जिस समय बबीना बना होगा, जो कैंटोनमेंट एरिया आमड के लिए निश्चित किया गया, झांसी और बबीना के बीच में हो सकता है सुनसान जगह रही हो, लेकिन आज बबीना और झांसी की जमीनों की कीमतों में कोई फर्क नहीं है, ज्यादा ही होगा एक दूसरे के से लगभग। इसलिए हमारे किसानों के साथ धोखा ना हो। झांसी के किसानों की हम मदद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं किसानों को मार्केट प्राइस पैसा मिला जाए। और भारतीय जनता पार्टी को याद रखना चाहिए, भगवान प्रभु श्री राम जी की धरती पर जो इन्होंने भेदभाव किया था, उसी की वजह से भगवान श्री राम जी ने उनको चुनाव वहां से हरवा दिया था। अयोध्या के लोगों की, गरीबों की जमीनें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छीनी थी, लूट की थी, उसमें मुनाफा कारोबार करने का काम किया था। उसी का परिणाम यह हुआ कि प्रभु श्री राम जी ने भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या की धरती से हरा दिया था और पूरे देश में एक संदेश दिया था कि कम्युनल पॉलिटिक्स का अंत होगा, कम्युनल पॉलिटिक्स और आगे नहीं बढ़ सकती है। झांसी के लोग, किसान भाइयों से भी कहूंगा, इन भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएं। पूरे बुंदेलखंड के लोग सबक सिखाएं, क्योंकि वहां पर जा जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला है। मिसाइल बनाएंगे, फाइटर पायलट, वो फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएंगे। आज अगर गोला बारूद, तोप, गोली, बंदूक बन गई होती तो हमें बाहर से नहीं मंगाना पड़ता कुछ भी। हमारे बुंदेलखंड में मिसाइलें बन गई होती तो हमें रशिया से मिसाइल नहीं मंगानी पड़ती, दूसरे देशों की तरफ नहीं देखना पड़ता। बताओ कब कहा था कि हम मिसाइल्स बनाएंगे, आप याद कीजिए। लेकिन सुनने में आया है कि वो होम मिनिस्ट्री से कोई एक आया है चिट्ठी कि अब कोई बात नहीं कर सकता है डिफेंस को लेकर के, इसलिए हम अपने शब्द वापस ले रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वादा ये किया था कि हम मिसाइल्स बनाएंगे, तोप बनाएंगे, टैंक बनाएंगे, राइफलें बनाएंगे, SLR बनाएंगे, मशीन गन्स बनाएंगे, न जाने क्या क्या बनाएंगे। लेकिन सुनने में आ रहा है
झांसी में या बुंदेलखंड में कहीं भी सुतली का बम भी नहीं बनाया इन्होंने, और जमीन ले ली किसानों की। इसलिए इन किसानों के साथ धोखा ना हो, इन किसानों के साथ बेईमानी ना हो। अपने किसान भाइयों को हम कहते हैं, समाजवादी सरकार बनवाइए, मार्केट प्राइस से आपको मुआवजा दिलाने का काम करेंगे और सरकार के किसी कागज पर दस्तखत न करें, सरकार के किसी कागज पर दस्तखत न करें। आज जब मैं सुबह सुबह उठा, सुबह ही सुबह 6:15 के बाद एक खबर आई कि आगरा में अमन यादव का इनकाउंटर कर दिया गया। जैसे ही मैं उठा और कुछ देर बाद वो फ्लैश होना शुरू हो गई न्यूज, तो पता नहीं क्या मेरे मन में आया कि ये असली इनकाउंटर नहीं है, ये फेक इनकाउंटर है। तभी देखा मैंने कि आगरा से कार्यकर्ता का फोन आ रहा है। मैंने फोन उठा लिया तो जानकारी हुई कि सरकार के लोगों ने उसका गलत नाम चलवाया है। जो सरकार इनकाउंटर कर रही हो और उसका असली पूरा नाम न जानती हो, तो बताओ फेक इनकाउंटर है कि नहीं है? जो सरकार असली पूरा नाम भी नहीं जानती है, ये जाति विशेष, खासकर हम सबको और खासकर समाजवादियों को, क्योंकि जैसा हमारे किसान भाई कह रहे थे, उन्हें पीड़ा है, जिसको पीड़ा है, तकलीफ है, उसके साथ पीडीए है, पीडीए है उनके साथ। जाति विशेष को बदनाम करने के लिए इन्होंने नाम जानबूझ करके चलवाया। जब मैंने वहां के लोकल पत्रकार साथियों से पूछवाया कि आखिरकार ये नाम क्यों लिखा गया, क्यों फ्लैश किया गया, तो उन्होंने कहा कि पुलिस के हैंडल पे ट्वीट किया गया था या मैसेज गया था। मैंने तत्काल उससे कहा कि उस मैसेज की स्क्रीनशॉट मांगिए, तो उसके बाद उसने स्वीकार किया प्रेस के लोगों कि उसे मौखिक बताया गया था। पुलिस के किसी बड़े अधिकारी ने उसे ब्रीफ किया था पत्रकारों को। इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग है, जिसका असली नाम भी नहीं सरकार जानती है, पूरा नाम, ऐसे अधिकारी को तत्काल निलंबित करना चाहिए जो बदनाम करना चाहता है। ये आपराधिक कृत्य है। मुझे खुशी है इस बात की, यहां जितने चैनल अखबार वाले बैठे हैं जिन्होंने पहले वो नाम फ्लैश किया था, उन सब ने वो नाम बदल दिया। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। नाम बदल दिया, इसका मतलब उन्हें पता है कि पीडीए की सरकार आ रही है। जैसे ही सूचना गई हमारे कार्यालय से, मैं अपने पत्रकार साथियों का विशेष धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने उस नाम में सुधार लाने का काम किया। बहुत महत्वपूर्ण एक संदेश अरविंद जी आपको सुनाएंगे। उसके चाचा और हम दोनों मौजूद हैं आपके सवालों को लेने के लिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, पत्रकार बंधुओं और सभागार में उपस्थित सम्मानित साथियों, देश की हर स्त्री के नाम भाजपा का मुखौटा नारियां ही उतारेंगी। आजादी से पहले ही भाजपा के पूर्व रूप का चाल, चरित्र और चेहरा ऐसा न था कि वो सामने आकर मुंह दिखा सके, क्योंकि वे ऐसे काम, वारदात और साजिश षड्यंत्र करते थे जो देशभक्ति, नैतिकता और सामाजिकता के पैमाने पर नकारात्मक और अपराधात्मक माने जाते थे। इसीलिए इनकी गतिविधियां हमेशा भूमिगत रहकर मुखबिरी के रूप में ही
दबे छिपे चलती रही। इसीलिए भाजपा ने कई बार रूप बदला जिससे ये पहचाने न जा सके। यही परंपरा आज भी जारी है। जब इनके समर्थक पीठ पीछे से कई अनाम नाम रखकर अपनी भूमिगत नकारात्मक भूमिका निभाते हैं और उनका विरोध करते हैं, जो इनकी सत्ता के लिए खतरा है। मूल रूप से भाजपाई और उनके संगी साथी वो लोग रहे हैं जो सत्ता पर परंपरागत रूप से अपनों को काबिज करवाने रखना चाहते थे। इसीलिए राजनीति और अर्थव्यवस्था पर जिन लोगों का सदियों से वर्चस्व रहा है, उन लोगों ने पर्दे के पीछे से भाजपाइयों और उनके संगी साथियों का हमेशा से बल धन और धन बल के साथ दिया। भाजपाइयों ने कभी भी नहीं चाहा कि और वर्ग का तबका राजनीतिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो। इसके साथ ही भाजपाइयों ने कभी ये भी नहीं चाहा कि जनता के अधिकार की बात हो। इसलिए ये जनता को शक्ति देने वाले संविधान के भी विरोधी रहे। भाजपाई जिस शक्ति उसके अधिकार की रूढ़िवादी सोच के लोग हैं, इसीलिए सामाजिक क्षेत्र तक में ये शोषित, दमित, वंचित, पीड़ित के साथ साथ महिलाओं को भी हमेशा हेय दृष्टि से देखते हैं। पुरुषवादी सामंती सोच आज भी नारी को मान सम्मान या अभिव्यक्ति की आजादी नहीं देना चाहती है। भाजपाइयों की यह पुरुषवादी घिसी पिटी पुरानी सोच आधी आबादी अर्थात महिलाओं का मान नहीं करती है, बल्कि बालिका, युवती या नारी के रूप में जब भी वो कुछ करना चाहती है, तो भाजपाई और उनके संगी साथी सदैव वो मौका ढूंढते हैं जब वो स्त्रियों का पारिवारिक, सामाजिक, सार्वजनिक अपमान कर सकें और उनके चरित्र तक पर कीचड़ उछालकर उनका मानसिक उत्पीड़न करके नारी के विरोध करने की शक्ति को, मनोबल को तोड़ सकें। भारतीय नारी का इतिहास इन रूढ़िवादी भाजपाइयों और उनकी संगी साथियों को इस महापाप के लिए कभी माफ नहीं करेगा। पहलगाम के शहीद की पत्नी द्वारा देश हित में शांति और सौहार्द की अपील करने पर जिस तरह का दुर्व्यवहार और अपशब्द कहे जा रहे हैं, उससे हर महिला और सच्चा देश प्रेमी बहुत दुखी, आहत और शर्मिंदा है। अगर कोई साहसी महिला नैनीताल में भाईचारा बनाए रखने की कोशिश कर रही है या कोई गीत के माध्यम से भाजपाइयों का भंडाफोड़ कर रही है या कोई खोजी महिला पत्रकार कोई खुलासा कर रही है, तो उसे अभद्रता व अनैतिकता की हर सीमा पार करके धमकाया जा रहा है। उसका लिखा दबाव डलवाकर हटवाया जा रहा है। भाजपा समर्थकों का एक कुकृत्य किसी भी माफी के योग्य नहीं है। निंदनीय शब्द भी ऐसे भाजपाइयों और उनके नकारात्मक संगी साथियों की निंदा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। नारी वंदना का ढोंग रचने वाले भाजपाई सोच वस्तुतः नारी विरोधी है। जिन्होंने अपनों को खोया है, असीम दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़े होने का समय है। जो साहस दिखा रही है, ऐसी महिलाओं के समर्थन में खुलकर
सामने आने का समय है। भाजपाइयों और उनके संगी साथियों की नारी विरोधी सोच और संकीर्ण विचारधारा को उजागर करने का वक्त आ गया है। आज देश की हर बालिका युवती का यही ऐलान है। हम भाजपा का महिला विरोधी चेहरा सबके सामने लाएंगे। सच्चाई तो ये है कि जो नारी के मान, गरिमा व प्रतिष्ठा का सम्मान नहीं करता है वो और उसका व्यवहार न तो भारतीय हो सकता है और न ही मानवीय। भाजपा को अपने नाम में भारतीय लगाने का नैतिक अधिकार भी नहीं है। इस संदर्भ और परिप्रेक्ष्य में हमारी पुरजोर अपील है कि महिला आयोग शाब्दिक औपचारिकता न निभाए और अगर कहीं है तो अपनी शक्ति दिखाए। कहीं है, कोई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चाचा से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है क्या सरकारी नौकरी देने में असमर्थ है और आउटसोर्सिंग की जो बात कर रही है, आउटसोर्सिंग निगम बना रही है। आपकी सरकार आएगी अखिलेश, तो क्या आप आउटसोर्सिंग वाले को नौकरी देंगे? ये किसान में पूछिए आप। नहीं, वो आउटसोर्स तो खत्म करेंगे। आउटसोर्स खत्म किया जाएगा। क्या आया तो हमारा एक काम मान लो, हमारा भी कहना मान लो। आज ऐसा है, हर दिन हम ये पढ़ते हैं अखबारों में और कई बार आप लोगों ने भी लिखा होगा कि जेपी NIC बिक रहा है। हम आज आपके सामने कह रहे हैं कि जब सब बीजेपी बेच ही रही है तो हम समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर के जेपी NIC को लेना चाहते हैं। और इसलिए लेना चाहते हैं जो उन्होंने औरों को कीमत लगाई हो, जो उन्होंने औरों को बेचने के लिए कीमत गुपचुप लगाई हो, वही कीमत हम लोग देने को तैयार हैं। और इसलिए क्योंकि इससे न केवल हमारा इमोशनल अटैचमेंट है जेपी NIC से, बल्कि हमें आइडियोलॉजिकल अटैचमेंट बहुत बड़ा है। और आइडियोलॉजिकल अटैचमेंट के साथ साथ जिस समय इसको शिलान्यास किया गया था उस समय देश के बहुत सारे सोशलिस्ट लीडर्स आए थे, जिसमें नेताजी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब और अन्य लोग आए थे। और मैं ये दावा करता हूं कि जेपी NIC और खासकर जो जयप्रकाश जी का म्यूजियम बना है, देश में किसी पॉलिटिकल लीडर का ऐसा म्यूजियम नहीं बना जो समाजवादियों ने जयप्रकाश जी को समर्पित किया है लखनऊ में। इसलिए न केवल हमारे साथ आइडियोलॉजिकल और इमोशनल, बल्कि हमारी ये उपलब्धि भी है कि एक नेता की लेगेसी को कैसे हम अगली पीढ़ी तक लेकर जाएं। इसलिए जब सब बीजेपी बेच रही है तो हम ये खरीदना चाहते हैं समाजवादी लोग मिलकर के। पूरे प्रदेश और देश के समाजवादियों से मैं अपील करूंगा कि वो हमें चंदा भी देंगे और हम ये लेना चाहते हैं। अगर सरकार को बेचने में दिक्कत हो, उनके पास तमाम एक्सपर्ट अधिकारी हैं। जैसे जब इन्हें मॉल बेचना था, प्लासियो मॉल की मार्केट प्राइस क्या है? यहां जितने किसान हैं ये मांग रहे हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या रही होगी उस समय प्लासियो की? आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। एक स्पेस सूट वाले हैं डिप्टी सीएम, उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री, अपने ही सरकार के खिलाफ पत्र लिखा था। तो बात आपको समझ में आ रही होगी क्यों लिखा होगा पत्र। तो एक तो वो एक्सपर्ट अधिकारी हैं, दूसरा समाजवादी पार्टी ने किसानों के लिए, उनकी मदद के लिए, सुविधा के लिए, उनके लिए एक बाजार क्रिएट किया था। न केवल बाजार क्रिएट किया था बल्कि किसान अगर आए लखनऊ में अपना सामान लेकर के आए और कारोबार करना चाहें तो किसान बाजार बनाया था। सुनने में आया है कि आजकल सबसे मॉडर्न, सबसे हाई फाई जगह वो बन गई है, लेकिन वो किसान नहीं है,
नई पीढ़ी के लोग हैं। वो किसान बाजार कैफे सेंटर बन गया है। किस नाम से जाना जाता है मैं तो नहीं जान रहा हूं, मैं तो एक ही बार गया हूं वहां पर। हाँ? नहीं, जो भी हो। और उसके बगल में किसानों को रुकने की जगह थी, जिसमें होटल बन गया है बहुत बड़ा लाल रंग का। वो देखिए, लाल रंग हमारा था। हाँ? लाल रंग हमारा था, लेकिन वो लाल रंग नहीं हटा, होटल हट गया। किसान की जगह किसी उद्योगपति पहुंच गया। हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो वो जो एक्सपर्ट लोग हैं, मैं केवल इन बातों को इसलिए कह रहा हूं कि वो एक्सपर्ट हैं कि कैसे कोई चीज बेची जाती है। ये सरकार एसेट्स नहीं क्रिएट कर सकती, सरकार एसेट्स को बेच रही है, क्योंकि कल हम और आप कंगाल हो जाएंगे। अभी मैं देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता है वॉर होने वाला है? मुझे कोई ये बताए, भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता है वॉर हो रहा है? उनके ट्विटर हैंडल से, उनके मीडिया सेल से एक कहा कि वॉलंटियर्स हमें चाहिए जो लोगों की मदद करेंगे। उन्हें कैसे पता वॉर होने जा रहा है? ये सोचने की बात है। मैं आपसे कह रहा हूं, अरे देश बचाओ, हम सब बचेंगे तभी। आप बताइए, बीजेपी कैसे इसको ट्वीट कर सकती है? आप पे भी होगा, भी चल रहा, वाईफाई हमारा चल रहा नहीं चल रहा है? तो सुरक्षा जैसे विषय पे भी कोई गंभीरता नहीं बीजेपी के अंदर। मुझे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैंने मोबाइल ऑन किया तो अचानक आ गया, तो मैं अचानक बात कर रहा हूं आपसे। इनकी पार्टी के लोगों को कैसे पता कि ये होने जा रहा है? और फिर ये कोई दिखावटी और प्रदर्शन का वो नहीं है समय। आप अपने ट्विटर हैंडल पे डाल रहे हैं वॉलंटियर्स चाहिए हमें। आप पढ़िएगा, इंग्लिश में है चिट्ठी, क्या है, पढ़ दे कोई अगर पढ़ सकता है तो इंग्लिश में। हिंदी में क्यों नहीं दिया इन्होंने? किसी इसलिए कि कोई जाने ही ना। आप देखिए ना क्या बात है, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या डायरेक्टेड ये वॉलंटियर चाहिए ना, वॉलंटियर बीजेपी ट्वीट कर रही है। बताओ, सरकार कहे तो अलग बात है। अब वो विषय नहीं है, अब विषय ये है कि मॉक ड्रिल होने जा रही है। अब विषय वो खत्म हो चुका है। अब सब ने जब ये आश्वासन दे दिया है और सरकार के पक्ष में खड़े हो गए हम सब कि सरकार जो करेगी, जो ठोस कदम उठाना चाहे उठाएं, तो अब पुराने सवाल नहीं खड़े हो सकते हैं। हालांकि मुझे कांग्रेस पार्टी के बारे में नहीं कहना, वो सीनियर लीडर है, लेकिन हम सब ने मिलकर के सरकार को यही आश्वासन दिलाया है, भरोसा दिलाया कि आप ठोस कदम उठाइए, हम आपके साथ हैं। अब तो मॉक ड्रिल होने जा रही है, इसलिए लाइट वाइट जो इंस्ट्रक्शंस हों वो आप भी जारी कर देना, तो हम लोग फॉलो करेंगे, और जो सरकार कहे वो मान लेना आप भी। आगरा में अभी न्यूज नहीं है मेरे पास, आगरा में मुझे किसी ने न्यूज दी थी और आपके किसी अखबार ने लिखा है कि 7 दिन के अंदर पिछले कई दिनों से जाने कितने मर्डर हुए वहां, बड़े पैमाने पे मर्डर हुए हैं आगरा में। वो मेरे पास है नहीं न्यूज इस समय, लेकिन मेरे पास न्यूज नहीं है कि पुलिस इसी में लगी हुई है। अब आप देखिए चंदौली में क्या हुआ, चंदौली में क्या हुआ, सरकार बचा रही है, बीजेपी है, न केवल खुल के नाम ले रहे हैं, सबको पता है, सबको पता है कि मर्डर किसने किया है, कौन लोग पीछे हैं। भाई हमने आपने तो लाइव देखे मर्डर, तब कुछ नहीं हुआ। है? अरे हम खुद खरीदना चाहते, जेब में ऐसी उल्टी बातें कर रहे हैं आप। देखिए सरकार क्यों लाए वो लोग बीजेपी की,
सरकार क्यों लाए? अब बिकेगा सब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अधिकारियों को आदेश भाई सरकार क्यों लाए? आप लोग, हम सब लोग क्यों लाए सरकार? जब हम लोग बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सब बेच देगी, हम तो सदन में कह रहे थे कि मॉल बिक गया, हमने सदन में कहा कि किसान बाजार बिक गया। तो सरकार बेचने वाली है, ये बनाने वाली नहीं है। ये एसेट्स नहीं क्रिएट करेगी, जो आपके सरकार के एसेट्स हैं उनको सबको बेच देगी। चाचा भी हैं और परिवहन का सवाल है। आप कह रहे हैं एक्सेस बेची जा रहे हैं। 19 कार्यशालाओं को 3 महीने पहले निजीकरण हुआ, हो गया, उसके बाद भी अखबार में न्यूज नहीं आई। लखनऊ के अवर डिपो में 57 बसें हैं, जिसमें से ज्यादातर बसें ब्रेकडाउन और ऑफ रोड रह रही है। काफी ज्यादा यात्रियों को दिक्कत भी हो रही है। एक निजी कंपनी को टेंडर दिया गया है। चाचा बताओ। निजी कंपनी रोज कार्यशाला से बस रास्ते में ब्रेकडाउन, क्या कहेंगे? अब चाचा बताएं। चाचा आपने जो जवाब इसका। बसों पे हमें चिंता नहीं है। देखिए, जब सभी बेचा जा रहा है तो बसें भी बेची जा रही हैं। अधिकारियों को आदेश दिया है कि जितने भी सरकारी भवन या विभाग है वहाँ पे प्राकृतिक गोबर का इस्तेमाल किया जाए। गोबर से पेंट। देखो, मैं इस पे कुछ नहीं कहूँगा। उन्नाव के साक्षी महाराज ने कहा है कि साक्षी महाराज ने कहा कि अखिलेश के दिमाग में गोबर भरा है, उनको साक्षी जी जब मिलेंगे हम उन्हें प्रणाम भी करेंगे और हम पूछेंगे जरूर उनसे। देखो, मैं सच बताऊंगा आपको, आप नहीं जानती कुछ भी। जिस दिन हम चाहेंगे साक्षी महाराज जी समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। आप जानती नहीं हो कुछ। सच बता रहा हूं मैं आपको, आप पूछ लो फोन मिला के। हम लोग जिस दिन चाहेंगे उसी दिन साक्षी महाराज जी समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। हम जिस दिन उनसे अपील करेंगे, निवेदन कर लेंगे कि यार छोड़ो उसको, अब हमारे साथ आइए, लड़ाई बड़ी है पीडीए की, जातीय जनगणना की, वो हमारे साथ खड़े दिखाई देंगे। और सच्चाई बता दो, उन्हीं के दबाव में जातीय जनगणना हुई है। बड़े बयान आ रहे हैं सरकार के खिलाफ और वो कहते हैं विधायक माने मौजूदा वक्त में कुछ नहीं। तो ब्रजभूषण शरण जी का भी थोड़ा दिल मुलायम हो रहा है क्या? ऐसा नहीं, देखिए ऐसा है, चाचा के संबंध सबसे अच्छे हैं। और कोई बात बताओ। तो सदन की कार्रवाई नहीं जानते कुछ भी। सॉरी, नहीं देखिए, उस पे देखिए, आज तक अखबार और टीवी, आज तक है, कौन सा है? आज तक है। देखिए, आज तक को ज्यादा उलझाना नहीं चाहिए चीज है। आपने भी हमारा कहना माना। आज तक ने चलाया कि अमन यादव, तो आज तक को बताया कि तुम गलत कर रहे हो, तो उन्होंने नाम बदल दिया और खेद भी प्रकट कर दिया। वो खेद वाली लाइन पढ़ो जरा, लाओ हमें। आज ये खेद प्रकट है। मैं इनका धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने जो गलती की उसके लिए खेद प्रकट किया। खेद प्रकट किया था शायद आपने, हाँ कर दिया। वो लाइन है खेद वाली लाइन नहीं मेरे पास है, नहीं, हाँ ये रही खेद वाली लाइन। तो आज तक ने गलत नाम डाल दिया था, अमन यादव की जगह अमन यादव डाल दिया था। तो हम लोगों ने शिकायत की, तो आज तक ने स्वीकार की कि उनसे गलती हो गई, तो उन्होंने खेद भी डाला उसमें बाद में। इस खबर के पहले वर्जन में आरोपी का नाम अमन यादव छप गया था। इस गलती के लिए हमें खेद है। तो मैं आज तक के लिए आज तक को बहुत धन्यवाद देता हूं। सवाल ये है कि यमुना नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है और उसके करीब के जो गांव है वो धीरे धीरे पलायन करने में मजबूर है। ब्लीचिंग का काम वहां किया था, लेकिन उससे पूरा भ्रष्टाचार दिखा और वो वापस पानी वहां आ रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? बहुत गलत बोल रहे हैं। आदरणीय योगी मुख्यमंत्री जी बहुत ही ईमानदार हैं। आप सब बात गलत बोल रहे हैं। ये खनन में चोरी नहीं हो सकती।
कर रहे थे उस समय उन्होंने कहा कि योगी जी झूठ बोलते हैं। नहीं ये मत बोलो। गन्ना किसानों को तमाम बड़े वादे की वीडियो तो दिखाई है। नहीं ये गलत बोल रहे हैं आप। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी सच के अलावा कुछ नहीं बोलते। गन्ना किसानों को मूल्य नहीं मिला। सच के अलावा कुछ नहीं बोलते। जाने वाले की तारीफ करते रहो, जाने वाले हैं। आपको भी पता है, सबको पता है। हैं? नहीं, उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। पत्र हम लोग लिख देंगे उसके लिए। लाल भाई वो लीडर ऑपोजिशन है हमारे साथ, जो ये बात बता रहे हैं, आप पत्र से लिख देना, चिट्ठी लिख देना सुरक्षा के लिए। आप उनकी जानकारी दे देना, ये चिट्ठी लिख देंगे। बीजेपी के कोई किसान नेता, उन्हें धमकी मिल रही है, तो आप चिट्ठी लिख देना सुरक्षा के लिए। क्या खड़गे जी ने आरोप लगाया है कि अगर पीएम के पास इनपुट था तो उन्होंने वो इनपुट आर्म फोर्सेस। मैं जवाब दे चुका हूं। अभी आपके साथी ने सवाल पूछा था, मैं जवाब दे चुका हूं। देखिए, एक मिनट जाओ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी लीडर के लिए कुछ नहीं कह सकता, वो मेरा विषय नहीं है। क्योंकि आप लगातार सवाल पूछे, हमें डर भी लगता है चैनल वाले किसका कैसे इस्तेमाल करें। सच्चाई तो ये है, सच्चाई ये है, किसी भी पॉलिटिकल उसमें जब ऑल पार्टी मीटिंग हो गई और आपने सरकार को कहा है कि ठोस कदम उठाएं, तो ये बातें उस समय भी आई हुई या फिर एक बार और फिर ऑल पार्टी मीटिंग हो जाए। क्योंकि जब देश में मॉक ड्रिल हो रही है, वॉर के लिए मॉक ड्रिल हो रही है, तो ये विषय उठना बिल्कुल बंद होना चाहिए। अब मेरी लड़ाई करा दोगे आप? तो जब हम कह रहे हैं कि वहां सब सुझाव दिए जा चुके हैं, तो एक बार फिर ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली जाए, तो बातें उस समय भी रख दी जाएंगी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन लाल बिहारी जी ने वाराणसी में कमेंट किया था, बीजेपी अभी उन्हीं के कमेंट को लेकर उनको टारगेट कर रही है। उन्होंने भी पहलगाम की बात की थी। क्या बीजेपी कर रही? तुम्हें नहीं पता दिल क्या कहता है तुम्हारा? दिल में इनकी भी वही बात है जो लाल बिहारी जी कह रहे हैं। नहीं हो तो अब हम पे कोई मशीन ही नहीं है। सच्चाई यही है, जो ये जो दिल में इनके भी वही बात है। अब मेरे नेगेटिव चलाएंगे न्यूज। कौन सा अखबार है? बस समझ जाओ टाइम्स में क्या है। देखिए, अभी ये विषय नहीं उठाने चाहिए। देखिए, आपको भी गाइडलाइन आ गई है होम मिनिस्ट्री की। मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा, ये कौन सा चैनल बताया था आपने? टाइम्स नाउ। टाइम्स नाउ भाई, ऐसा करो, गाइडलाइन हमने तो पढ़ी नहीं, तुम पढ़ लो, और पढ़ करके सवाल मत पूछिए आप कि जब गाइडलाइन आ गई है होम मिनिस्ट्री की तो आपको ये सवाल नहीं करना चाहिए। मैं होम मिनिस्ट्री के अधिकारियों से कहूंगा कि ऐसे पत्रकार साथियों के खिलाफ कार्रवाई करें, एफआईआर लिखाएं इनके खिलाफ। क्या नहीं, इसलिए गाइडलाइन आ गई तो हम कैसे कह सकते हैं? आपको भी नहीं सवाल पूछना चाहिए। देखिए, ये चाचा भी जा चुके हैं, हम भी उसके घर जा चुके हैं। ये क्यों कार्रवाई हो रही है? आपको ये सोचना चाहिए क्यों कार्रवाई हो रही है। और हर स्तर पे वकीलों के जो हमें सहयोग लेना पड़ता है वो भी हम ले रहे हैं, कानूनी मदद ले रहे हैं। आर्थिक रूप से भी जितना तोड़ा जा सकता है तोड़ा जा रहा है। और आप टाइमलाइन देखिए कि मुकदमे कब दर्ज हो रहे हैं, वो टाइमलाइन देखिए आप। पुलिस कप्तान, इससे पहले, बहुत पहले जब पुलिस कप्तान थे तो मैंने बात की उनसे, तो उनकी बातों से लगा कि उनके ऊपर कोई दबाव है, जिसके कारण वो लगातार झूठी एफआईआर लिखा रहे हैं। लिखाने वाले कौन लोग हैं? देखिए, वो घबराए लोग हैं जिन्हें चुनाव हारना निश्चित है। चुनाव हारेंगे वो लोग जो एफआईआर लिखा रहे हैं, वो चुनाव हारेंगे। उन्हें कोई भी गणित चुनाव नहीं जिता सकता। और मैं आपको याद दिला दूं, वो बातें याद नहीं दिलानी चाहिए।
बहुजन समाज पार्टी ने कोई फैसला लिया था उस जिले में, वो फैसला मुझे बदलना नहीं चाहिए था। क्या चीज? किसकी? जमीन अधिग्रहण के अधिकारी जो वर्तमान में, हाँ हाँ, वो आपकी घटनाओं को आंकड़ा है, पॉलिसी की जमीन अधिग्रहण की कहते हैं देख- लिखित में तो थी, लेकिन अखिलेश जी की कोई अलग से पॉलिसी पीसफुल ट्रांसफर हो गया था। हम तलाश रहे हैं, हमको मिल नहीं। वो कभी उन्हें नहीं मिलेगी कि उसके लिए दिल बड़ा होना चाहिए। आपने सुना नहीं, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि शामली से लेकर के हम एक्सप्रेसवे बनाने जा रहे हैं आसाम में सिलचर तक। अब उन्होंने भारत का नक्शा ही नहीं देखा। कुछ देर बाद यूपी खत्म हो जाता है, बिहार और दूसरे स्टेट्स, झारखंड हो सकता है बीच में पड़े, और फिर पड़े जाके कलकत्ता, फिर वहां आगे पड़े जाकर। तो सोचिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये ऐलान कर रहे हैं कि हम एक्सप्रेसवे बनाएंगे दूसरे प्रदेश में, अपने प्रदेश में तो बना नहीं रहे। मैं समझता हूं मैंने पत्रकार साथियों का बहुत समय ले लिया है। तुम्हारा ही मन नहीं जाने का है? पहलगाम में जो लोग मारे गए, आप लगातार 10 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे उनके मृतक परिजनों के लिए, और वो लोग शहीद दर्जे की मांग कर रहे हैं। ये सबसे पहले हम ही लोगों ने कहा कि देखिए, जो शहीद हुए हैं पहलगाम में, उन सभी परिवारों की मदद होनी चाहिए, शहीद घोषित होने चाहिए, और सरकार को 10 करोड़ से उनकी मदद करनी चाहिए। कौन से भगवान है वहां? है? मुझे मेरी जानकारी में नहीं है। मेरी अभी कुछ नहीं कहेंगे, अब आपको जाने के लिए कहेंगे। आइए किसान, अरे रुक जाइए। अरे कोई एक बहुत अच्छा स्कल्पचर है, क्या बोलेंगे हिंदी में, स्कल्पचर जो मूर्तिकार हैं, वो कुछ बना के लाए हैं। निगम जी के परिवार के भतीजे हैं, दीपक निगम, और उनके साथ 2 लोग हैं। कृपा करके आ जाएं यहाँ। और मजदूर सभा हमारे लिए एक माला लाई है। मजदूर सभा 2 माला लाई है। मजदूर सभा के लोगों से कहेंगे बाकी लोग वहीं बैठिए, सबके उनके बैठिए, बाद में मिलेंगे, बाद में। अभी पता नहीं, देखो जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। आइए, अगर नहीं हम तो पकड़ो ना। अरे हो गई, सवाल में पकड़ो। Hey,